नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस का पेपर जो कि एलडीसीई के तहत केवीएस के द्वारा लिया गया था जनवरी 2022 में। ये पेपर आपका टीजीटी हरियाणा, यूपी टेट, यूपी और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपकी पूरी टीजीटी के लिए एक रिवीजन डोज हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए कि कौन सा इनमें से सही है। गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कथन है। धर्म से गांधी जी का मतलब किसी विशेष धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। ये बिल्कुल सही कथन है। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होगा तो उसमें अस्थिरता आ सकती है। ये गलत कथन है। जबकि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एंड डी, ऑप्शन 4। इसमें नीचे सही उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑल्सो गिवन है। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक फैसले में सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, सभी लोगों की स्वीकृति ली जाती है। ये भी सही है। सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और स्वीकृति ली जाती है। तीसरे ऑप्शन में पहले दोनों ही समाहित है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, या केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको भी पता है कि अंग्रेजी भाषा को संविधान लागू होने के बाद 50 साल तक 15 वर्ष के लिए मान्यता दी गई थी कि इसको 15 वर्ष के बाद धीरे धीरे स्थगित कर दिया जाएगा हिंदी भाषा के तहत। तो ये 1965 तक हुआ। और इसके बाद दूसरा कथन भी सही है, तो सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसके पीछे क्या बुनियादी सोच है? लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। बिल्कुल। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब है कि सत्ता जो है सेंटर में ना रह के नीचे तबकों तक फैले। तो इसका लाभ क्या होगा? पहला लाभ बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर कि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, इसीलिए उनको अगर सत्ता में शामिल किया जाएगा, जैसे पंचायती व्यवस्था है और कमेटियाँ होती है या फिर ये नगर निगम होते हैं, ये विकेंद्रीकरण का एक हिस्सा है जो कि सही मायनों में कार्य कर पाता है। ज़मीनी स्तर पर लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना संभव हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ने में विघ्न उत्पन्न करता है। ये गलत कथन दिया गया है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। ये भी एक बिल्कुल गलत कथन दिया है। सही कथन होगा कथन ए और बी, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5। लैंगिक असमानता उदाहरण है। तो लैंगिक असमानता, जातिगत असमानता ये नहीं, सामाजिक असमानता बिल्कुल। लड़का और लड़की जो है ये सोशल हमारी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया गया है, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यों के विविध स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्यों के भीतर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। ये भी सही कथन दिया गया है। इसके बाद कहा गया है, जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर, किसी राज्य सरकार से शक्तियाँ ले ली और फिर स्थानीय सरकारों को दे दी, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड डी। तो उत्तर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7।
ये कहता है कि भाषावर राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि जो भी भाषागत राज्य, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है, आप सभी को पता है 1953 में सबसे पहला राज्य जो बना है भाषा के आधार पर, आप कमेंट कीजिए। इसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, भाषावर राज्य बनाने से प्रशासन पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा असुविधाजनक हो गया है। ये गलत कथन है, असुविधाजनक नहीं हुआ जबकि सुविधाजनक हुआ है, ये पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर भी चार कथन दिए गए, इन चारों में से हमें सही एक स्टेटमेंट को चुनना होगा। लैंगिक विभाजन इस बात की मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है कि राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा ही सार्वभौम है। जो धर्म के आधार पर जो विभाजन हो रहा है वो लैंगिक विभाजन की तरह ही है। ये सही कथन नहीं है। अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धतियाँ और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं, जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में होता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। धार्मिक विभाजन के विपरीत लैंगिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ए और सी बिल्कुल सही कथन दिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रंगभेद की नीति के बारे में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। रंगभेद की जो नीति है इसको नोट कीजिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो मेन क्लू पॉइंट दिया है उसको पहचानने की जरूरत है और हमें सही कथन बताना है क्या होगा। अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। ये अमेरिका से संबंधित है। अश्वेतों को गोरों की जगह पर काम करने की इजाज़त नहीं थी, ये गलत है। सार्वजनिक वाहनों में उनके लिए अलग सीट होती थी, ये भी गलत दिया गया है। चर्च में उनके लिए अलग पंक्ति होती थी, ये भी गलत दिया है। जबकि सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अश्वेतों को अंग्रेज़ों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाज़त नहीं थी। और ये अमेरिका में गोरों की और जो काले लोग थे उनकी अलग अलग बस्तियां होती थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। 4 कथन दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प को चुनना होगा। पहला दिया गया है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हमें बताना है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति केवल नाम के अधिकारों का उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अधिकतर शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में रहती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये बिल्कुल गलत कथन है क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का काम आलंकारिक अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये दिया है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये हमें सभी को पता है, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष माने जाते हैं, सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 12। लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार ये होता है। शासन प्रमुख का नाम ये जरूरी नहीं है, नहीं प्रावधान नहीं होता है कहा गया। विधायिका का अधिकार होता है, देश का एक नाम होता है। तो शासन प्रमुख का नाम से नहीं चलता है, उसके पद से शासन चलता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कथन दिया गया है और कथन ए दिया गया है और उसका कारण आर दिया गया है। तो देखिए ढूंढते हैं इसमें क्या सही होगा और क्या नहीं। लोकतंत्र सभी समस्याओं का हल है। लोकतंत्र क्या सभी समस्याओं का हल है? लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें, ये बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र जहाँ पर भी है उससे सभी समस्याओं का हल हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कथन ए गलत होगा, लेकिन इसका कारण आर जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं। लोकतंत्र के कामकाज और उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से करिए। तो अलग अलग जो लोकतंत्र है उन लोकतंत्रों का उनकी विशेषताओं से हमें यहाँ पर संबंध बताना है और उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है, भूटान नरेश ने घोषणा की कि
भविष्य में वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। कि जो भूटान का नरेश है, जो भी वो जो प्रतिनिधि चुने गए उनके द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसके आधार पर काम करेंगे। तो ये किस विशेषता को उजागर करता है? कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, या फिर चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। ये बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसले करने पर आधारित विशेषता है। दूसरा दिया गया है इसमें, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये हुआ एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो ये होगा अधिकारों का सम्मान। चौथा दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। ये क्या हुआ? ये कानून का शासन। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर होगा ए का 4, बी का 3, ये फोर्थ ऑप्शन से ही हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से सबसे लंबा कौन सा है? दोस्तों, आपको ये तथ्यों पर आधारित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको एक बार जरूर देख लेने हैं। सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे छोटा राजमार्ग ये कौन से है? तो सबसे लंबा राजमार्ग क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। कथन 1 और 2 दिया गया है, हमें इन दोनों कथनों को देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन दिया गया है, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बिल्कुल सही दिया गया है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया। दोनों कथन सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमें यहाँ पर मिलान करना है। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इनका उचित मिलान करना है। सबसे पहले संप्रभु का क्या अर्थ होता है? फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। उसके बाद गणतंत्र का क्या तात्पर्य बनेगा? शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, गणतंत्र होगा। बंधुत्व में क्या होगा? लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, ये बंधुत्व को दर्शाता है। और धर्मनिरपेक्ष क्या दर्शाता है? सरकार किसी धर्म के निर्देशों का अनुसार काम नहीं करेगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए का 2 इन दोनों में दिया है। उसके बाद बी का 3 तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। सही विकल्प का चुनाव करना है। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से हमें सही को चुनना होगा। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है? बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अपना संविधान नहीं है और वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो गणराज्य हैं या फिर उनमें तानाशाही है, जबकि उनमें संविधान है। दूसरा दिया है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होगा। ये बिल्कुल सही है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र संविधान के आधार पर ही गठित होता है। आगे चलते हैं। हमारा उत्तर होगा कथन 1 गलत और कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 19। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1 और 2 दिया गया है, इनको हमें चुनना है। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। सांप्रदायिक सोच बढ़नी भी नहीं चाहिए, अगर बढ़ती है तो इस तरह की समस्या सामने आती है। दूसरा कथन दिया गया है, अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। तो हमारा उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सांप्रदायिकता। दोस्तों, ये सांप्रदायिकता से आधारित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप एनसीईआरटी में जो सांप्रदायिकता, लिंग भेद और जातिगत मामले जो संबंधित पाठ दिए गए हैं उनको एक बार जरूर देख के जाए। एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर पढ़ें, उनका गहन अध्ययन करना जरूरी है क्योंकि उसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सांप्रदायिकता में निम्नलिखित बिंदुओं के साथ सोचना शामिल है। एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। ये बिल्कुल सही है।
उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई भी सामाजिक समुदाय होता है उसमें तो अलग अलग धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। आगे दिया है, समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में सर्वोच्च अहमियत रखते हैं। आपसी मतभेद जो होंगे वो अहमियत रखते हैं, ये भी गलत दिया गया है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, ए और बी सही, ऑप्शन 1 ओनली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनमें एक कथन ए दिया गया है और उसका कारण आर दिया गया है। हमें इसमें चुनना है कि क्या सही है। कथन ए दिया है, सांप्रदायिक सोच में यह बात शामिल है कि, जो सांप्रदायिकता की सोच है उसमें यह बात शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। उसके बाद कारण दिया गया है कि सांप्रदायिक विचारधारा के अनुसार अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। ये भी बिल्कुल सही है। और हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें जोड़ेंगे, बिकॉज जोड़ के इसको पढ़ते हैं तो इसमें ये इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन ए सही है और कारण भी सही है, जो कि इसकी व्याख्या भी सही से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता को सही मायने में प्रदर्शित करते हैं। हमें देखना है कि सांप्रदायिकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला कथन है, जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तो ये सांप्रदायिकता है। बिल्कुल सांप्रदायिकता है, क्योंकि जब राजनीति में धर्म आ गया है तो वो सांप्रदायिकता हुई। जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया, ये भी सांप्रदायिकता है। जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं करता है, ये सांप्रदायिकता नहीं है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ जो स्पष्ट हो रहा है कथन ए, बी और सी से हो रहा है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से चुनना है कि हमें उनमें से कौन सा सही कथन है। धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। बिल्कुल, ये तो हमारी जो संविधान की उद्देशिका है उसी में दिया गया है धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद कहा गया है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ अल्पसंख्यकों, भाषाई या धार्मिक के लिए खतरा है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बहुसंख्यकों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है। अकेले धर्मनिरपेक्ष संविधान के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो कौन कौन सा सही हुआ हमारा, ए, सी और डी दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आप देख रहे हैं सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता से कितने सब क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है, इसको हमें देखना है। संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी के आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए। बिल्कुल सही है। हमें संविधान निर्माता सांप्रदायिकता से उपजने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत थे। बिल्कुल, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बिल्कुल इस चुनौती से सचेत थे। तो दोनों कथन सही और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। कथन ए और कथन बी, कथन 1 और 2 दिया गया है, हमें देखना है इसमें से कौन सा कथन सही है। शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही है। शहरी मध्य वर्ग जो होता है उसमें अगड़ी जातियों का जो अनुपात है ज़्यादा होता है। पिछड़ी जाति के लोगों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, इसी कारण उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर से पिछड़े हुए हैं। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही रहे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
यहाँ पर दिया गया है कि हमें सही कथन चुनने, 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में सही कथन को चुनेंगे। सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार, अगर सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाए, वयस्क मताधिकार से उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा जाना जाता था। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां समर्थन हासिल करने के लिए प्राय जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं और जो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत नहीं है, ये कथन गलत हो गया। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद एक इस मान्यता पर आधारित नहीं है कि जाति की सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है, ये गलत कथन है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर कोई खास असर नहीं होता है, जबकि होता है, ये भी गलत कथन दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। बिल्कुल सही दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला या गलत फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल ये आसान नहीं होता और दोनों कथन सही दिए और कारण जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अधिकांश देशों में सार्वजनिक पैसे के खर्चे की मंजूरी डैश के द्वारा दी जाती है। तो ये किसके द्वारा दी जाती है? बहुत सारे देशों में पैसा खर्च होना या नहीं होना ये बजट पास होता है, जो कि संसद तय करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संसद और सरकार के बीच के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है? हमें सही कथन बताना है, कौन सा सही है। सरकार संसद पर नियंत्रण रखती है? नहीं, जबकि संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल ये दूसरा कथन दिया हुआ है, सही है। आगे देखते हैं, संसद और सरकार एक दूसरे के से पूरी तरह विपरीत है। ये विपरीत नहीं है, जबकि एक दूसरे में समाहित है। सरकार के पास कानूनी अधिकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परंतु संसद के पास कोई अधिकार नहीं होता। बिल्कुल ये गलत दिया गया है, संसद के पास भी अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हमें इनमें से सही कथन को चुनना है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। बिल्कुल सही कथन दिया है। लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करे। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के लिए चुनाव और संस्थाओं का होना ही पर्याप्त है। बिल्कुल ये गलत दिया गया कि चुनाव और संस्थाएं होंगी तो ही लोकतंत्र काफ़ी है, ये सही नहीं है। अधिकारों के उपयोग की मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। ए, बी और डी सही होंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31। पहला कथन दिया गया है और दूसरा कथन दिया गया है। हमें देखना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और हमारा कौन सा उत्तर सही बनता है। पहला कथन दिया गया, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोप में 20वीं सदी में साक्षरता दर तेजी से वृद्धि हुई। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोप में 20वीं सदी में तेजी से वृद्धि हुई? बिल्कुल नहीं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। ये बिल्कुल सही है, श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए थे। तो हमारा कथन ए गलत होगा, एक गलत होगा और दूसरा सही, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। शुरुआती दौर के लिए आधुनिकीकरण के समय में उद्योगपतियों के बारे में कौन सा कथन सही है? जो शुरुआती दौर था औद्योगिकरण का, उसमें उद्योगपतियों के लिए कौन सा कथन सही होगा? उन्होंने अपने कामकाज को तेज करने के लिए मशीनें खरीदी, या फिर उन्होंने कम वेतन पर श्रमिकों को काम पर रखा? ये भी सही है। उन्होंने हर मौसम में उत्पादन प्रारंभ कर दिया? ये भी सही है। वे कुलीन वर्ग के लिए एक जैसे और स्तरीकृत सामान का निर्माण करने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है, शुरुआती दौर के लिए। चारों कथन बिल्कुल सही दिए गए, लेकिन शुरुआती दौर में क्या है, सही जो आंसर होगा हमारा, उन्होंने कम वेतन पर श्रमिकों को काम पर रखा। ये इसका उत्तर सही बनेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। आदि औद्योगिकरण की प्रारंभिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही दिया गया है। आदि औद्योगिकरण फैक्ट्री पर आधारित नहीं था, बिल्कुल आधारित नहीं था, क्योंकि गाँव में घरों में लोग परिवार के साथ मिलकर ही उसमें उद्योग अपने
उत्पादन करते थे। तो दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशों को अफ्रीका को जीतने का मौका मिल गया, क्योंकि देखिए आप जानते हैं जब यूरोपवासी अफ्रीका पर अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं तो वहाँ पर जो पशु संसाधन जो सबसे ज़्यादा था उस पर उन्होंने कब्जा किया। तो कहा गया कि उपनिवेशकों को अफ्रीका को जीतने का मौका किस तरीके से मिला। पशु संसाधनों को जीतने से देसी पशु उपलब्ध नहीं और केवल विदेशी पशुओं द्वारा ही खेती और दुग्ध उत्पादन संबंधी कार्य किए जा सकते थे। ये गलत दिया गया है। बीमारी के कारण बहुत से पशु मर गए और अफ्रीका में मवेशियों की कमी आ गई थी। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर उपनिवेश, यूरोप के उपनिवेश स्थापित हो पाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कल्पना करें कि आप 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में भूस्वामी के समूह के सदस्य हैं। एक भूस्वामी के समूह के सदस्य, आप ये पढ़ेंगे ज़मीनी व्यवस्था जो ब्रिटेन की पढ़ेंगे आपको ये मिलेगा। कॉर्न लॉ वहाँ पर लगाया गया था कि समाप्त होने पर आपका क्या प्रभाव पड़ता होगा। इससे मक्के के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, इससे दूसरे देशों से मक्के के आयात में बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल सही है। इससे खेती की जाने वाली ज़मीन में बढ़ोतरी होगी, नहीं। इससे दूसरे देशों से काम करने के लिए लोग ब्रिटेन की तरफ निर्वासित होंगे, ये भी बिल्कुल सही, गलत कथन दिया गया, तो हमारा सही होगा इससे दूसरे देशों से मक्के के आयात में बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं, स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन दिए गए। इसका मतलब आपको टॉपिक की जो है डीप नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर को पढ़िए, लाइन वाइज लाइन पढ़िए, बार बार पढ़िए, जिससे कि आपके ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे दिया गया है 16वीं शताब्दी के मध्य के दौरान चेचक महामारी अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हुई। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया कि जो 16वीं शताब्दी चली थी तब चेचक जो महामारी चली थी वो अमेरिका के लिए घातक सिद्ध हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है अमेरिकी लोग दुनिया के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और जब वे स्पेन पहुंचे तो उनके अंदर इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये गलत बात है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जबकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। तो इसमें हमारा कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत होगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमें मिलान करना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्तरार्ध में भाग न लेने के कारण और उनका वर्ग। बहुत सारे वर्ग ऐसे थे। इसमें बता दूं आपको कि महिला का जो वर्ग था ऐसा था जिसने इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी निभाई थी, लेकिन ये कुछ वर्ग दिए जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों हमें देखना कि इन वर्गों में से उनके भाग न लेने के क्या क्या कारण थे, उसके साथ हमें इसका मिलान करना होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला दिया गया है औद्योगिक श्रमिक वर्ग। जो उद्योगों में श्रमिक वर्ग था उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि लगानों का न घटना, लगान का उद्योग से संबंध नहीं है। कांग्रेस का भाड़ा विरोधी, ये भी सही नहीं है। उग्र गतिविधियों का भय होना, कांग्रेस द्वारा मजदूरों के अधिकारों का समर्थन न करना। बिल्कुल दोस्तों, उद्योग में श्रमिक लोग थे, जबकि कांग्रेस जो पार्टी थी वो मजदूरों के अधिकारों का समर्थन नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो हमारा A का 4 बन जा रहा है, A का 4, ये 2 जगह दिया गया है। इसके बाद किसान वर्ग ने क्यों शामिल नहीं हुआ। लगानों का न घटना, कांग्रेस का भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन न देना और उग्र गतिविधियों का भय। तो इसका B का बनेगा कांग्रेस का भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन न देना। किसानों ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें कांग्रेस ने उसको समर्थन नहीं किया था, इसलिए किसान वर्ग ने असहयोग आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसमें हिस्सा नहीं लिया। संपन्न किसान समुदाय, कुछ किसान समुदाय ऐसे थे जो बहुत ही संपन्न थे, उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनके लगानों में कमी नहीं हुई थी। बार बार इससे पहले 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें भी इनको कुछ सफलता हासिल नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग इससे विमुख हो गए थे। व्यावसायिक समुदाय, उग्र गतिविधियों का भय होना, जो व्यवसाय करते थे, उच्च वर्ग के लोग थे जिनके अपने खुद के उद्योग धंधे थे, उनको लगता था कि कुछ हिंसात्मक गतिविधियां हो जाएंगी तो उनका नुकसान होगा, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो हमारा ऑप्शन सही बनेगा A का 4, B का 2, C का 1 और D का 3, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
1920 जो असहयोग आंदोलन अभी जो हम बात कर रहे थे, इसके दौरान कांग्रेस ग्रामीण और आदिवासी आंदोलनों से खुश नहीं थी, क्यों? हमें इसमें कारण बताने की क्यों कांग्रेस जो है आदिवासी और ग्रामीण आंदोलनों से खुश नहीं थी। उन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया, बिल्कुल। किसानों ने सोचा कि हम कर मुक्त हो जाएंगे, आदिवासियों ने सोचा कि हमें हमारे जंगल मिल जाएंगे, और जो चरवाहे थे उन्होंने लगा कि अब हम फ्री हो गए, कहीं भी चरवाहों में अपने पशुओं को ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्यों? जबकि उन्होंने गांधी जी के नाम का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया। उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, बिल्कुल उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ये आंदोलन देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, ये गलत बात है। इन आंदोलनों का कोई नेतृत्व नहीं था, जबकि गलत है। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे और अलग अलग नेतृत्व, अलग अलग स्थानों पर स्थानीय लोगों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन बाहरी देशों से भारत में आया था? बिल्कुल नहीं, जबकि ये तो भारत में चलाया गया था। अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था? नहीं, ये असहयोग आंदोलन थोड़े थोड़े समूह में शुरू हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में शुरू हुआ था, जबकि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ था। ये बिल्कुल सही कथन है, शहरी क्षेत्रों से ये शहर गाँव की तरफ फैला था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का एक खाका तैयार किया। दोस्तों आप देखिए, सांप्रदायिकता चला तो सांप्रदायिकता के प्रश्न आए, धर्मनिरपेक्ष चला तो धर्मनिरपेक्ष के क्वेश्चन आए, उसके बाद लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चन आए, और इसके बाद हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को डीपली थोड़ा सा पढ़े, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़े, इत्मीनान से पढ़िए, और उसके बारे में जितनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं देखिए, क्योंकि प्रश्न अभी सीधे सीधे नहीं पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन पूछे गए और आपको उन चारों क्वेश्चन में से बताना हो रहा है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर, ये वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या उत्तर सही रहेगा इसका। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का एक खाका तैयार किया, जिसमें शामिल था कि क्या क्या चीज़ें शामिल थी इसमें। यह आंदोलन पूरे देश में एक साथ बढ़ाया जाएगा ताकि ब्रिटिश शासन की जोरदार अस्वीकृति की जा सके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे अभी शुरू नहीं हुआ था, एक साथ नहीं। ये जबकि ये 70 दर 70 इसको बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। पहला कथन गलत होगा। सरकार दमन होने पर यह आंदोलन वापस ले लिया जाएगा, कि सरकार के द्वारा जब दमन किया जाएगा तो इसको वापस ले लेंगे, ऐसा भी नहीं था। जबकि वापस क्यों लिया गया? हिंसा के बढ़ने के कारण इसको वापस लिया गया। फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना के बारे में आपने सुना है। सरकारी पदवियों को जो कि उपाधि दी गई थी को लौटाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका मुख्य उद्देश्य था। यह बिल्कुल सही कथन दिया गया है। हिंदू और मुसलमान इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक साथ जुड़े। खिलाफत आंदोलन के तहत मुसलमान भी इस आंदोलन के तहत जुड़े, और इसको गांधी जी ने कहा था कि 100 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, और अगले आने वाले 100 वर्षों तक ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। तो ये हमारा बिल्कुल 3 और 4 सही होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? सक्रिय प्रतिरोध है या फिर ये निष्क्रिय प्रतिरोध है? सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोध है? नहीं सक्रिय है और नहीं निष्क्रिय, बिल्कुल ये सक्रिय प्रतिरोध है एक तरीके से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42, यूरोप के आधुनिक राष्ट्रवाद ने, जो यूरोप का जो आधुनिक राष्ट्रवाद था उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है कि एक प्रकार के लगाव को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है, इसने एक प्रकार के लगाव को बढ़ावा दिया। नए प्रतीकों और चिन्हों को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, जो नया यूरोप में राष्ट्रवाद बना, राष्ट्र के लिए एक अलग छवि बनी और राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाए गए, समुदाय की पूर्व रचित सीमाओं को और मजबूत किया गया। ये सही नहीं है। और पुराने संपर्कों को और मजबूत किया गया, ये भी सही नहीं है। तो हमारा उत्तर सही होगा ए और बी, एक उत्तर पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये दोस्तों कुछ यहाँ पर मिलान करने के लिए दिए गई हैं। ये कुछ जनजातियाँ हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों में भारत में हैं, और भी बहुत सारी हैं, इनको आप देख लीजिएगा।
तो अगर आपको इसमें देखिए, आपने ये पढ़ा होगा तो पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ए राइका, राइका जो है राजस्थान में पाई जाती है, राइका जो है राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद घड़ी, घड़ी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और गोला जो है कर्नाटक से संबंधित है, गोला कर्नाटक से संबंधित है। और जो धंगर जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सही मिलान हो जाएगा ए का 3, ए का 3 और इसके बाद ए का 3 इसमें भी दिया है, बी का 1, बी का 1, ये तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दो महायुद्धों के बीच मिले अधिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले थे, जो कथन के रूप में निम्नलिखित है। जो दो महायुद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसके बारे में कथन दिया गया है। पहला कथन है, प्रथम सबक था कि बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपयोग के बिना कायम रखा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, कायम रखा नहीं जा सकता है। दूसरा सबक था कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने की ताकत उपलब्ध हो। बिल्कुल सही कथन दिया है, तो हमारा सही उत्तर होगा कथन ए गलत और कथन 2 सही, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्न में से कौन डाइट्रिच ब्रैंडिस से संबंध में असत्य है। दोस्तों इस चीज़ को जरूर नोट कीजिए, जो नहीं कथन दिया गया है, असत्य कथन हमें चुनना है। ये ब्रिटिश विशेषज्ञ थे, जी नहीं, ये ब्रिटिश विशेषज्ञ नहीं थे, ये जर्मन से आए थे, जर्मनी, इनका संबंध जर्मन से है। भारत के पहले वन महानिदेशक बने थे, ये बिल्कुल सही है। भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। इनको फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जंगल प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। और असत्य कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में हमें देखना कौन सा सही है और कौन सा नहीं। कृषि का व्यवसायीकरण यूरोपीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था, ये बिल्कुल सही कहा गया। जो यूरोप की आवश्यकताएं थी उन्हीं के अनुसार यहाँ पर कृषि की व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कृषि के व्यवसायीकरण ने भारत में कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल, जब व्यवसायीकरण हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अधिक से अधिक खेती की जाने लगी। दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिशकालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं था। तो ब्रिटिशकालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं था, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। निर्वनीकरण का मतलब है डिफोरेस्टेशन, की पेड़ों का काटा जाना, ये तो हुआ ही था। रेल लाइन का प्रसार, ये भी हुआ था। और व्यावसायिक फसलों का विस्तार, ये भी हुआ था, जो कि पिछले प्रश्न में हमने देखा है। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में ओक के जंगल का लुप्त होना, ये गलत कथन दिया गया है। भारत में ओक के जो 19वीं सेंचुरी में ओक के जो फॉरेस्ट थे वो ख़त्म नहीं हुए थे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दो कथन दिए गए, दोनों कथनों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है यहाँ पर, नास्ती जर्मन में बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई, बिल्कुल सही है। फासिज्म और नाजीवाद आप देखिए, उसमें ये पूरी दिया गया है। ये पूरा वहाँ की एनसीईआरटी की बुक से लाइनें उठा कर दी गई है इस पूरे पेपर में। 12 साल की उम्र के बच्चों को युग फोक जो है, जो टीनेजर्स थे उनकी एक कमेटी होती थी जिसमें उनको राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभाव की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये 12 साल नहीं थी, इसकी उम्र 14 साल दी गई है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर हमारा कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। कथन 1 सही होगा लेकिन कथन 2 गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। कार्ल मार्क्स के अनुसार कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही कथन को चुनना होगा। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवाद समाज है। इसके बाद कहा है कि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों एवं कामगारों का साझा स्वामित्व है, ये बिल्कुल गलत है। ये
इसके समाजवाद के समर्थक नहीं थे, पूंजीवाद के समर्थक थे। तीसरा दिया गया है कथन, पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ये बिल्कुल सही है। जब तक निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, 2 यहाँ पर कथन दिए गए, दोनों कथनों में से हमें देखना कौन सा सही होगा और कौन सा गलत है। पहला कथन दिया गया है, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। आप देखिए एनसीईआरटी की किताब में जब ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। ये भी बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से उसी की सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी और गैलोटिन पर चढ़ा दिया था। तो दोनों कथन सही है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 51, 2 कथन दिए गए हैं। ये 9th और 10th की बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला ही है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की। बिल्कुल उसने सहायता की थी। उसी की वजह से तो यहाँ पर भारत में कर्नाटक युद्ध छिड़ गया था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। आगे दिया है, फ्रांस द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का और अधिक कर्ज बढ़ गया। बिल्कुल ये जो फ्रांस है पहले से कर्जदार था और अधिक कर्ज इसके ऊपर बढ़ गया था। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। रूमानीवाद के अनुसार राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। जो रूमानीवाद होता है इसका अर्थ है कि राष्ट्र प्रेम जगे लोगों में, लेकिन वो उनकी अपनी जो मौलिक संस्कृति है उसके आधार पर जगे। तो इसका सही तात्पर्य क्या बनेगा, स्थानीय बोलियों पर बल देकर। ये बिल्कुल सही है। साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति करके। ये भी बिल्कुल सही है। तर्क वितर्क और विज्ञान का महिमा मंडन करके। नहीं। चर्च में पूर्ण आस्था रखकर। बिल्कुल नहीं। तो रूमानीवाद का अर्थ है कि ज़मीनी स्तर पर संस्कृति से जुड़ना और मातृभाषाओं से जुड़ना और जो लोगों की संस्कृति है, समृद्धि है, उसका अनुभव करके लोगों को एकता के सूत्र में लाना रूमानीवाद कहलाता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक प्रतीक दिए गए हैं। दोस्तों ये बड़ा ही सरल प्रश्न है। ये दिया गया है कि जो भी अलग अलग राजनीतिक प्रतीक रहे हैं यहाँ पर अलग अलग क्रांतियों के टाइम पर, ये फ्रांस की क्रांति के टाइम पर डैनो वाली स्त्री जो दी गई है इसका संबंध किससे है। डैनो वाली स्त्री का संबंध रहा है कानून का मानवीय रूप से। और इसके बाद नीली और लाल टोपी, नीली, सफ़ेद और लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग रहे हैं। इसके बाद विधि पट जो है सबके लिए बराबरी का अधिकार है। और लाल फ्रेंचिक टोपी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यहाँ पर ये भी संबंध रखता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप जरूर एक बार देखें। ज्यूसेपी मेत्सिनी का मानना था कि इटली को छोटे राज्य और प्रदेशों का समूह बना रहना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं था। ये कह रहा था कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं और जितने भी प्रदेश हैं उनको सबको एकता के संग एक बनाकर एक संगठन बनाना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि क्योंकि राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ये बिल्कुल सही है। जो राष्ट्र है मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है, यूरोप में कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, जो यूरोप था वहाँ पे कुलीन लोग जो थे उनको कुछ विशेष अधिकार थे कि उन्हें कर नहीं देना है। उस विशेष अधिकार की समाप्ति के बाद कौन सा वर्ग था जो जिसके बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, वो था शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 56, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया। तो क्या क्या किया उन्होंने,
केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण, बिल्कुल सही है। नेशनल असेंबली के नाम में परिवर्तन किया, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ही भाषा में पूरे फ्रांस और जर्मन और ऑस्ट्रिया के राज्यों को बांधने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। तो ये हमारा रहेगा सही, 1 और 2, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। फ्रांसीसी क्रांति के समय में फ्रांस में प्रचलित टाइद, तो ये TITHE का जो एक टैक्स होता है, ये किससे संबंधित था? ये टैक्स हमें देखना है। कुलीन वर्ग के लोग यह कर देते थे, बिल्कुल नहीं। कुलीन वर्ग तो किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था। यह एक धार्मिक कर था, बिल्कुल ये एक धार्मिक कर था जो कि चर्च को दिया जाता था। किसान टाइड का कर चर्च को देते, ये बिल्कुल ये सही कथन है। यह एक सामाजिक कर था, ये सामाजिक कर नहीं था। सामाजिक कर जो था वो टाई था, जो कि TILE के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे सही ऑप्शन होंगे 2 और 3, 2 और 3 दिया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो अर्नेस्ट रेनन है उसने राष्ट्र की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो इन्होंने कहा कि हमारे कोई भी राष्ट्र जो है उसकी विशेषता सबसे पहली ये है कि उसका एक लंबा इतिहास होना चाहिए, और समान गौरव होने चाहिए, और समान इच्छाएं होनी चाहिए। बहु इच्छा नहीं, समान इच्छा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59। बास्तिल किले के, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। बास्तिल किला बताइए आप मुझे, कब गिराया गया था? जुलाई में। डेट आप मुझे बताइए। जुलाई 1789, ये डेट आप मुझे बताइए कितने जुलाई वो डेट है जब ये बास्तिल का किला, जो जहाँ पर लोगों को रोका जाता था, मतलब क्रांति के दौरान जो लोग पकड़े गए थे उनको यहाँ पर कैद किया गया था, और लोगों ने इस किले को गिराकर लोगों को वहाँ से छुड़ा लिया था। ये विश्व इतिहास की जो पुस्तक है क्लास 9 की है, उसमें आपको दिया गया है, आप एक बार पढ़िए। क्रांति प्रतीक के रूप में लोगों ने इसको स्वीकार किया था, या स्मृति चिन्हों के रूप में, फ्रांस के इतिहास में परिवर्तन के रूप में, या फ्रांसीसी एकता के रूप में? ये होगा स्मृति चिन्ह के रूप में। लोगों ने इसके बास्तिल के जो टुकड़े थे, अवशेष थे गिरने के बाद, वो लोग उठा के अपने घर ले गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। सोवियत रूस की सरकार ने, हमें यहाँ कथन दिए गए हैं, कथनों में से देखना है। सोवियत रूस की सरकार ने न खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया है। दोस्तों देखिए, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस, जर्मन और पुर्तगाल, ये सभी जो है औद्योगिकरण बढ़िया तरीके से कर रहे थे और बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ रहा था, जबकि सोवियत रूस है संसाधन होते हुए भी औद्योगिकरण की तरफ नहीं बढ़ा। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। सोवियत रूस ने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है। ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। दोनों ही कथन गलत हैं। आगे देख, आप मुझे बताइए कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? कमेंट कीजिए आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 61। क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र, ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके क्या कारण है? तो दोस्तों देखिए कि 3 तरह के क्षेत्र होते हैं उत्पादन के। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहला जो है डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित होता है, दूसरा जो है उस सामान को बनाने में, और तीसरा जो है इस सामान की गुणवत्ता, ये तीसरा दूसरे की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा उत्तर सही रहेगा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी, बिल्कुल सही दिया है। गाँव में, विशेषकर छोटे गाँव में इस द्रुत परिवर्तन को देखा जा सकता है। गाँव में ये तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण नहीं है, ये शहरों से संबंधित है। तीसरा है, इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 3 बिल्कुल सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे
तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। उपयुक्त कथन प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। जो गन्ने का उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जो द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है, द्वितीय तो चीनी मिल है, वो तो उस पर तो निर्भर है ही नहीं, तो पहला गलत हुआ। जो औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सी गतिविधि है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप से परिवर्तित किया जाता है। तो अभी हमने बात किया, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में दीजिए कि कौन से जो क्षेत्र है, जो गतिविधियाँ जिसमें प्राकृतिक उत्पाद जो होते हैं उसको परिवर्तन उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है। ये आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। BMI पूछा गया है, बॉडी मास इंडेक्स, जो शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक होता है। इसका सही क्या होगा उत्तर, ये होगा कि जो भी हमारा वेट होता है, जो भी हमारा भार होता है, भार को डिवाइड करते हैं, जो भी हमारी हाइट होती है, हाइट को स्क्वायर कर देते हैं और इससे हमारी BMI निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा भार डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, वेट और स्क्वायर ऑफ हाइट, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप है, क्योंकि जो औसत आय है उपयुक्त माप है। क्यों औसत आय के द्वारा ही अलग अलग देशों की अब जो है तुलना की जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न है, इसीलिए हमें एवरेज इनकम की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। साक्षरता दर की सही व्याख्या क्या है। दोस्तों ये बिल्कुल NCERT की डिक्टो उठाई हुई कॉपी लाइन्स है। बिल्कुल साक्षरता दर का मतलब है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का साक्षर जनसंख्या का अनुपात, वही साक्षरता दर कहलाता है, 7 वर्ष या उससे अधिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्लान दिए गए हैं, टारगेटेड ग्रुप दिए गए हैं, कौन अलग अलग योजनाएं हैं और उनसे संबंधित समूह दिए गए हैं, इनके बारे में हमें देखना है। पहला दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसका संबंध है सार्वजननी से। दूसरा है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका संबंध होगा पिछड़े ब्लॉक से, बैकवर्ड क्लासेस से। तीसरा दिया है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध निर्धन और गैर निर्धन लोगों से संबंधित है। और अन्नपूर्णा योजना जो है दीन वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। ये खाद्य उत्पादन वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया प्रश्न है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। तो इसके अनुसार हमारा सही उत्तर होगा A का 3। ये पहले से ही हमें उत्तर का पता चल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 पर देखिए, सही कथन का चयन करना है। कोपरा के अंतर्गत लिखित है। कोपरा आप मुझे बताइए कोपरा है क्या, COPRA, और ये कब लागू हुआ था भारत में, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट लिखिए। उपभोक्ता विवादों के निपटारण के लिए केंद्रीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। केंद्रीय तो नहीं किया गया, स्थानीय किए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि जिला स्तर का न्यायालय जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। राज्य स्तरीय अदालत जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावों का विचार करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर की अदालत राज्य आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कथन है 2, 3 और 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69। 2 कथन दिए गए हैं, इनको देखिए कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत होगा। सन 2009 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। 2009 RTI। तो आप बताइए RTI कब लागू हुई थी, 2009 या 2010? यह अधिकार नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सूचना पाने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल RTI जो एक्ट हुआ, जो लागू कब से हुआ था, अप्रैल 2010 से। तो पहला कथन गलत हुआ, दूसरा कथन सही हुआ। कथन 1 गलत और कथन 2 सही, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर? भारत में निवेश बढ़ा है, जी बिल्कुल बढ़ा है। भारत में अनेक शीर्ष कंपनियां बढ़ी हैं, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बड़ी भारतीय को बड़ा राष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका नहीं मिल पाया, ये गलत है। तो ऑप्शन ए, बी और सी मतलब तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। सही उत्तर का चयन करना है। व्यापार के खुलने से, जो व्यापार खुलेगा तो उसमें किस किस चीज़ में हमें फ़ायदा होगा वो हमें देखना है थोड़ा सा। व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन नहीं होता है, गलत कथन है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाएंगे। इसके बाद दिया गया कथन है, दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य असमान होने लगता है, ये गलत है। असमान नहीं होता, समान होता है अगर बाजार खुलेंगे तो। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में दिया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जिनके जो हेडक्वार्टर्स या वर्क प्लेस जो है एक से अनेक देशों में स्थापित होते हैं और वो एक ही जगह पर हेडक्वार्टर से सभी पर अपना नियंत्रण रखते हैं, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे आजकल की जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है, ये बिल्कुल सही कथन है। और दोनों कथन पहला जो कथन कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें दिया गया है स्वयं सहायता समूहों के कार्य। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? बहुत सारे तो ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं किसी शहर में या गांव में, छोटे छोटे व्यापारियों के लोगों के, जो एक दूसरे को मदद करते हैं। महीने में कुछ पैसे एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं और फिर जिसको ज़रूरत होती है उस पैसे में से एक दूसरे की मदद की जाती है, ये स्वयं सहायता समूह कहे जाते हैं। तो इसके बारे में हमें कथन चुनने हैं। कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है, बिल्कुल। ऋणाधार का मतलब यहाँ पर है, जैसे आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, आपको एक लोन चाहिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक है। उस 1 लाख रुपये लोन को लेने के लिए वो आपको कहेगा कि मेरे पास कुछ एविडेंस दीजिए, या फिर इसको कहेगा कि मेरे पास वो गिरवी कुछ रखिए आप। तो जबकि जो स्वयं सहायता केंद्र है, समूह है, वे ऐसी कोई मांग नहीं करते हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद कर्जदारों को समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह समूह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वे सामाजिक विषयों पर चर्चा नहीं करते, जबकि एक दूसरे की आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं और एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो इसका चौथा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। सही कथन होगा 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में हमें चुनना है कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। रुपया को व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया, बिल्कुल। विनिमय मतलब वस्तुओं के लेन देन के लिए रुपये को मीडियम बनाया गया है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार कर सकता है, ये गलत कथन है। अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको स्वीकार करना ही होगा, ये तो कानून के आधार पर उसको करना ही पड़ेगा। तो कथन 1 सही है, कथन 2 जो है गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर आधारित है? जो भी सामाजिक और
निजी क्षेत्र होते हैं वो किस आधार पर आधारित होते हैं? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के अभाव पर, स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, या फिर उद्यम में विभाजित श्रमिकों के संबंध पर। देखिए सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हुआ कोई या फिर कोई प्राइवेट हुआ, तो कैसे आप उसको रेक्टिफाई करेंगे? उद्यमों के स्वामित्व पर कि वो किसके अंडर आता है, इससे होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सही उत्तर का चयन करना है। असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है? छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों में कार्य करते हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। बिल्कुल सही है, जो अभी हम बात कर रहे थे। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है, उनका अनुपालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये अधिक वेतन वाला होता है परंतु वास्तव में ये नियमित नहीं होता। ये गलत है, इसमें वेतन ज़्यादा नहीं होता है। इसमें लोगों की भर्ती नियुक्ति की पसंद पर निर्भर नहीं करती बल्कि लोगों की कौशल पर आधारित होती है। ये भी गलत है, लोगों का कौशल नहीं देखा जाता। प्राइवेट जॉब जो रहती है उसमें उनके जो नियोक्ता होता है उनकी पसंद पर भी कई बार निर्भर रहता है। तो ऑप्शन हमारा होगा 1 और 2 सही रहेगा, पहला आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित कीमत तय करती है ताकि सभी लोगों में खाद्यान्न सुरक्षा की भावना जाग सके या फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। ये होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78। सही कथन चुनना है हमें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्कर से संबंध है। मौसमी जो भूखमरी है फसल उपजाने और काटने के चक्कर से संबंधित है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है मौसमी भूखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ये बिल्कुल गलत कथन है। ये दोनों शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इससे संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा कथन 1 गलत सही है और कथन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79। प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्नों की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। ये बिल्कुल सही है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। यदि आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। सरकार द्वारा दीर्घकालिक रूप से आपदा प्रबंधन द्वारा, ये गलत कथन है। इससे हमें प्रभावित नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 1, 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80। 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 और 2 देखने कौन सा सही दिया गया है। निर्धनता जो भी गरीबी रेखा है का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष प्रदर्शित सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, पहला कथन सही है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। ये तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा समुद्री पतन भारत के पूर्व में है? दोस्तों ये आप देखिए, भारत के पूर्व में जो ये प्राचीन जो ये नाम दिए गए हैं ये मध्यकालीन जो भारत के नाम है वो दिए गए हैं। तो आप इसको थोड़ा देखिए। तूतीकोरिन जो है पूर्वी तटीय है जबकि बाकी सभी क्या है पश्चिमी तट है। बंदरगाह के नाम है ये। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। निर्धनता का क्या अर्थ है? स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। बिल्कुल सही है। सभी स्थानों पर संवेदना प्राप्त करना। ये भी बिल्कुल सही है। असहायता की भावना के साथ जीना। ये गलत दिया गया है। जबकि नियमित रोजगार की कमी ये भी निर्धनता में आता है। तो उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है ये? आयात और निर्यात के महत्व का, मानव पूंजी के महत्व का, भौतिक सुख सुविधा की आकांक्षा का, या फिर पर्यावरण के संरक्षण के महत्व का। तो ये हमारा है मानव पूंजी के महत्व का। क्वेश्चन नंबर 84। 2 वाक्य दिए गए। एक कथन एक ए है और उसका रीजन आर दिया गया है। कथन है वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बिल्कुल ये इससे श्रेष्ठ है। इसके बाद कहा है मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1। क्वेश्चन नंबर 85, दो कथन फिर से दिए गए। कथन ए और रीजन आर दिया गया है। छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते। ये बिल्कुल सही कथन दिया। दोनों सही है और रीजन जो है कथन की व्याख्या भी सही से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर दिया गया श्रम बल जनसंख्या में शामिल किया जाता है। कौन कौन सी एज को हम जो है वर्क फोर्स में काउंट करते हैं पॉपुलेशन में? तो ये हो जाएगा हमारा एज 15 से 59 तक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो कितना होगा? ये होगा हमारा 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु होगी। ये 2 वर्ष या 6 माह नहीं होगा, ये 1 साल होगा। अगर 1 साल से कम की उम्र का कोई शिशु की डेथ हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि प्राथमिक क्षेत्र जो सीधा डायरेक्ट जो नेचर से कनेक्टेड होंगे वे प्राकृतिक क्षेत्र में आएंगे, जैसे कृषि, मुर्गी पालन और खनन, ये तीनों ही इससे संबंधित है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, रासायनिक उर्वरकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल उपलब्ध होते हैं। मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण कर सकती है। मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, इसलिए बह जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं और पानी को दूषित करते हैं। दूसरा कथन गलत होगा। ये मिट्टी से मिलकर भौम जल नदी और तालाब में प्रदूषित होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90, स्वयं उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए जानकारी और उद्यम की आवश्यकता होती है। इस पूंजी को क्या कहते हैं? ये होती है मानव पूंजी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91, मुख्य भारतीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक उत्तरी जो भाग है ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, सभी द्वीपों के साथ भारत का कुल समुद्री सीमा कितनी है? ये हो जाएगी हमारी 7516.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया। पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पश्चिम बंगाल बनाता है, बाकी राज्य किसी दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सी भूसतह को बनाने वाली प्रमुख प्लेटों की संख्या? तो भूसतह जिनसे बनती है उसमें प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय सीमा में निम्नलिखित में से कौन सी शिखर सबसे ऊंचा? तो भारतीय सीमा में इसने पूछा है, जो इंडिया के अंदर होगा तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल के हिस्से में पड़ जाता है इसलिए ये नहीं होगा, तो हमारा होगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, पूर्व मानसूनी वर्षा को निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आम्र वर्षा कहा जाता है? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं फैक्चुअल पूरा NCERT से दिए गए हैं। तो आम्र वर्षा जो पूर्वी मानसून को कहा जाता है वो केरल और कर्नाटक में कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, वन आवरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में है? तो वन के आधार पर सबसे ज़्यादा जो आश्रित वनों से घिरा हुआ क्षेत्र को किसका हो जाएगा? मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन निम्नलिखित किस वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है या फिर
सदाबहार वन है, अलग अलग तरह की जो ये वर्गीकरण किया गया है वनों का, इनका वर्गीकरण वहाँ होने वाली वर्षा, जितनी वर्षा है उसके आधार पर किया गया। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया टॉपिक है, एक बार आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें। कई बार इसमें मिलान में भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, वहाँ वर्षा जो है 70 से 200 के बीच होगी सेंटीमीटर में, तो उसे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित वन प्राणी अभ्यारण्यों में उनके अवस्थित के आधार पर सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो ये अलग अलग वन अभ्यारण्य दिए गए हैं, सरिस्का, चंद्रप्रभा, मुंडूमलाई और पोचेरम। इनमें सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? मुंडूमलाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है? दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होगा, देखो दोस्तों, इसमें कुछ पोरबंदर समुद्री किनारे, मुंबई समुद्री किनारे, चेन्नई समुद्री किनारे, तो यहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसलमेर जो कि समुद्री किनारे से बहुत दूर है, समुद्री सतह से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर तापांतर बहुत अधिक होगा, दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक सर्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित वनस्पति के प्रकार में से किस में सबसे ज़्यादा सतर होते हैं? किस में सबसे ज़्यादा सतर होते हैं, या लेयर्स जिसकी बात करेंगे तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में इतनी लेयर होती है कि यहाँ पर जो सूरज की रेज है वो ज़मीन तक भी नहीं पहुँच पाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में नियमित रूप से करनी शुरू की गई थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित देशों में से किसका औसत जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है? यहाँ पर ये नहीं कहा है कि भारत से ज़्यादा जनसंख्या क्या है, ये यहाँ पर बात कर रहा है डेंसिटी की, किसमें ज़्यादा होगा? जापान और बांग्लादेश में भारत के मुकाबले डेंसिटी जो है ज़्यादा है। 1 किलोमीटर एरिया में 1000 पीपल्स जो होते हैं वो उसकी डेंसिटी को डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, भारत में किशोर उम्र जो टीन एज होगी वो कितनी उम्र को कहा जाएगा? 10 साल से लेकर के 19 साल तक की आयु को टीन एज में गिना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का वर्ग नहीं है? नवीनीकरण योग्य संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय। देखिए, स्वामित्व के आधार पर मतलब आपको ये देखना है कि आपको बताना ओनरशिप, तो ये तो ओनरशिप इन तीनों में होगी जबकि पहले में नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, ब्रूंडटलैंड आयोग रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? ये प्रकाशित की गई थी 1987 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, ये क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में। इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए? तो ये है 33% वनों से ढका होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन सा सघन वन है? पूछा गया सघन वन कितने प्रतिशत हिस्से में भारत में फैले हुए, तो यह सही उत्तर हो जाएगा 12.24% जो हिस्सा है भारत का सघन वनों से ढका हुआ है। इसी प्रकार से जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनका प्रतिशत भी आप एक बार जरूर देख के जाए कितना प्रतिशत हिस्सा इनका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, प्रोजेक्ट टाइगर। दोस्तों, ये जो संरक्षण से संबंधित, वनों के संरक्षण से संबंधित और जानवरों के संरक्षण से संबंधित अलग अलग अधिनियम और अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा स्पेशल आज़ादी के बाद, तो उनको आप जरूर देख के जाए, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? ये 1973 में शुरू किया गया था। इसी के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, और ये गंगा डॉल्फिन जो है उससे भी संबंधित एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। आप देखिए ये कब शुरू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111, सरकारी विभागों के अनुसार वन के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक वर्ग सही वर्ग नहीं है? तो सरकारी विभाग कहता है कि ये सभी प्रकार के वर्ग हैं, लेकिन ये नहीं। आरक्षित वर्ग होते हैं, संरक्षित होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं, सघन वर्ग होते हैं। तो सरकारी विभागों के अनुसार
कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिजर्व किया गया है, जिस किसी को रिजर्व नहीं किया गया। तो ये ऊपर तीनों ही प्रकार होते हैं, जबकि चौथा प्रकार नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सघन वन एक प्रकार का टाइप है, न कि सरकारी विभाग के अनुसार बांटा हुआ है हिस्सा। पृथ्वी पर कुल मीठे जल के संदर्भ में कितना प्रतिशत जल बर्फ के रूप में है? तो जो पीने योग्य जल है वो बर्फ का कितना प्रतिशत, कितना हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? ये ढका हुआ है हमारा 70% हिस्सा बर्फ का ही बर्फ के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित सिंचाई के प्रकारों में से कौन सा जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है? जो जल का प्रबंधन के लिए जो सबसे सर्वोत्तम होगा वो क्या है? बूंद बूंद की सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 114, शिलोंग में घरेलू जल की ज़रूरतों का निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन सा छत पर से जल संचय द्वारा पूरा किया जाता है? तो दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में जल संरक्षण और जल से उपलब्ध जो जल की जो ज़रूरतें हैं अलग अलग माध्यमों से पूरी की जाती हैं। इसी प्रकार से जो शिलोंग है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जल संचय किया जाता है। बारिश का जो पानी आता है उसको घर के नीचे एक टैंक बना लेते हैं जिसमें उसको रखा जाता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा उनके इस्तेमाल का है जो कि वो संचय करके रखते हैं, वो हो जाता है 15 से 25%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा सामान्यतः अधिकतम लाभदायक माना जाता है? प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि या विस्तृत कृषि या वाणिज्यिक? वाणिज्यिक कृषि जिससे फ़ायदा होगा वही तो एक लाभदायक मानी जाएगी। बहुत सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116, बाबा बुडन की पहाड़ियाँ किस फसल की खेती के लिए विख्यात है? तो दोस्तों, बाबा बुडन की जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण भारत में स्थित है, ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से किसने भूदान ग्राम आंदोलन शुरू किया था? ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि जब असविना अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में, तो विनोबा भावे जी ने कहा था कि जो समानता है किसानों के प्रति या दूसरे लोगों में, समानता तभी आ सकती है जो अमीर जो तबका है, अमीर लोग, वो अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से गरीबों में बांट दे, जिससे कि वो भी उनके समान हो जाए, सभी में समानता की एक भावना जगेगी और वो जो गरीब लोग हैं उस ज़मीन से अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। तो विनोबा भावे जी ने ऐसा विचार लोगों के सामने रखा था जो कि भूदान ग्रामदान से संबंधित आंदोलन बन गया। तो इसका संबंध होगा, इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से कौन सा लौह तत्व के लिए सर्वोत्तम है? तो मैग्नेटाइट, हेमनेटाइट, ये जबकि ये सारे ही लौह अयस्क हैं, तो इनमें से सर्वोत्तम कौन सा है? किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज होती है? वो होता है मैग्नेटाइट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 119, एक टन स्टील एक टन में होता है 1000 kg। इतना स्टील के उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने मैंगनीज की आवश्यकता होती है? तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 kg स्टील की मैंगनीज की आवश्यकता होगी, जिससे कि स्टील बनाया जा सकता है आयरन में उसको इन्वॉल्व करके। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 120, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस वर्ष मुंबई में लगाया गया था? तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में लगाया गया था। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और इसको रिवाइज़ कीजिए। NCERT की जो बुक है आप ज़रूर एक बार पढ़िए, क्लास 6 to क्लास 10 ज़रूर पढ़िए TGT SST के लिए।